हेलो एवरीवन, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर आपका है यूनिट एंड मेजरमेंट। यानी कि हम लोग जो है आज मात्रक तथा मापन चैप्टर का बात करने वाले हैं। हम बाबू इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बोलने का प्रयास करेंगे, बातों को लिखेंगे इंग्लिश मीडियम में, लेकिन जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं वो उस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको पूरा वीडियो समझ में जरूर आएगा बाबू। तो ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर सर यूनिट एंड मेजरमेंट जो हम लोग का यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है। ये पहला चैप्टर का आपका बैकअप है और हम चाहते हैं कि वन शॉट में बहुत ही कम समय में पूरे टॉपिक को जो है कवर कर लिया जाए। सबसे पहला टर्म जो है क्लास 11 फिजिक्स का, उस टर्म का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। क्या जानेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। ये जानते हैं क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? इसको हिंदी में बोलते हैं वो भौतिक राशि। भौतिक राशि है क्या? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप समझेंगे। वैसा क्वांटिटी जो क्या किया जा सके, विच कैन बी मेजर्ड। सर जिसको मापा जा सके, जिसको मापा जा सके। और विच फॉलोज द, और जो फॉलो करे, जो पालन करे, किसका पालन करे? विच फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स। जो फिजिक्स के लॉज का, फिजिक्स के नियम का पालन करे वो हमारा क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे कि पूछेगा बताएं क्या हम इस पेन को मेजर कर सकते हैं? तो हाँ सर, इस पेन को आप माप सकते हैं। इस पेन का लंबाई इतना है, इस पेन का भार इतना है। यानी कि जितना भी लेंथ है, किसी चीज का मास है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, वेलोसिटी है, वर्क है, ये सारा चीज को मेजर किया जा सकता है। और जिसको मेजर किया जा सकता है वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। फिजिक्स का जो पहला टर्म है हमारा वह फिजिकल क्वांटिटी क्या है। आगे बात आता है सर, अच्छा ये बताइए कि क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? आपको बता दें, वैसा चीज जिसको मेजर ना किया जा सके, जिसको मापा ना जा सके, जो फिजिक्स के नियम का पालन न करे। जैसे कोई बोलता है कि हम बहुत गुस्सा हैं। कितना गुस्सा है? तो कभी ये नहीं बोलता है कि हमारा 4 kg गुस्सा है या 2 लीटर गुस्सा है। तो गुस्सा को यानी एंगर को, पेन यानी कि दर्द को, पेट दर्द कर रहा है, कितना दर्द कर रहा है नहीं पता, कितना कर रहा है, इसको माप नहीं सकते हैं। इसलिए जिस चीज को मेजर ना किया सके, जैसे पेन है, लव है, आपका एंगर है, इस तरह की चीजों को क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते हैं तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होते हैं। आगे बात आता है सर कि फिजिकल क्वांटिटी होते कितने तरह के हैं? बता दिया जब आपको। फिजिकल क्वांटिटी यानी जो हमारे भौतिक राशि हैं वो मूलतः 2 तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, ठीक है। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी सर हमारा वो है फंडामेंटल, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, होता है बेस। यानी फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी हमारा पहला टाइप है। इसको सर डिफाइन कैसे करते हैं आपको बता दिया जाए। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है विच इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, विच इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, ये बिल्कुल आजाद होता है, ये किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होता, ये बिल्कुल स्वतंत्र राशि होता है, इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। और इसको जो है मेजर करने के लिए, इसको बताने के लिए किसी दूसरे राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दैट मीन्स फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी is an independent quantity which does not depends on any other quantity। सर इसमें जो है इसके कुछ एग्जांपल बता दें। जैसे आपको लेंथ का मेजरमेंट करना है, लेंथ के बाद मास का मेजरमेंट करना है, टाइम का मेजरमेंट करना है। सर इस तरह की चीजों को मापने के लिए ना हमको किसी दूसरे यूनिट पे, दूसरे क्वांटिटीज पे निर्भर होने का जरूरत नहीं होता। सर दूसरा जो इसका टाइप्स आता है वो दूसरा टाइप क्या है? तो दूसरा टाइप है बाबू इसका डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड क्वांटिटी, जो कि आगे डेराइव यूनिट भी बनेगा। डेराइव क्वांटिटी क्या है? वैसा क्वांटिटी जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन किस पे? तो फंडामेंटल पे। वैसा क्वांटिटी जो सर फंडामेंटल पे ही डिपेंड करता है, जो खुद पे निर्भर नहीं होता, जो किसी दूसरे पे निर्भर होता है, वैसा राशि को हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ाया हम लोग को, जस्ट समझेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिक्स का पहला टर्म यही था सर। फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जो फिजिक्स के नियम का पालन करे, जिसको मेजरमेंट किया जा सके, वही फिजिकल क्वांटिटी है। 2 टाइप्स का, पहला फंडामेंटल, दूसरा डेराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बताया गया आपको? सर वैसा क्वांटिटी जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी पर निर्भर ना करे। दूसरा आता है डेराइव क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी जो डिपेंड करता है किस पे? फंडामेंटल पे। सर इसका एक आठवां एग्जाम्पल हुआ, बताइए दीजिए। आइए, स्पीड निकालना है। होता है स्पीड क्या है सर? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या है? तो लेंथ के फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं, टाइम तो टाइम ही है। जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो लेंथ भी किस में आ जाता है? लेंथ भी आता है फंडामेंटल में, और टाइम भी किस में आता है? फंडामेंटल में। यानी कि ये फंडामेंटल से ही डिराइव होता है। इतना बात क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है। समझते हैं यूनिट क्या है। ठीक है, कह रहा था यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड
रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज, हम लोग एक रेफरेंस स्टैंडर्ड का यूज करते हैं टू मेजर इट, उसको मापने के लिए। सर कैसे? जैसे आपने बोला 10 सेकेंड, जो लास्ट में सेकेंड लगाए हैं ना, यही इसका यूनिट है। कैसे पता चला आपको? तो इसी का हम लोग यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए, रेफरेंस स्टैंडर्ड को बताने के लिए कि हमारा जो यूनिट है, जैसे किसी भी न्यूमरल्स के लास्ट में लगता है, किसी भी संख्यात्मक मान के लास्ट में लगता है, और ये इसके फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों के बारे में बता देता है। जैसे 10 लिख के अगर हम छोड़ दें तो बड़ा कंफ्यूजन है कि 10 क्या है, लेकिन अगर हम बोल दे बगल में 10 सेकेंड का बात हो रहा है, ये समझ जाएंगे सेकेंड हमारा क्या है, टाइम है, और टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि जो लास्ट में लगता है हमेशा यूनिट किसी भी नंबर्स के लास्ट में, और उसके फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में एक्सप्लेन कर देता है। यूनिट भी मुख्यतः दो तरह के, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट का, आराम से समझेंगे, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। सबसे पहला बात है सर कि फंडामेंटल यूनिट क्या है। फंडामेंटल यूनिट क्या है? जिस तरह से अभी आपने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा, उसी तरह से फंडामेंटल यूनिट भी होता है। फंडामेंटल यूनिट क्या है बता दें आपको, वैसा यूनिट जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वही हमारा क्या कहलाता है बाबू, फंडामेंटल यूनिट कहलाता है। फंडामेंटल यूनिट को बेस यूनिट भी बोलते हैं। सर टोटल कितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कितने फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और उन फंडामेंटल क्वांटिटी के कितने यूनिट्स हैं? तो एक बार आप ध्यान से इस चीज को देख लेंगे, समझ लेंगे कि कुल हमारे कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं। आपको एक बार हम दिखा देते हैं बाबू कितने हैं, देख सकते हैं आप फंडामेंटल यूनिट कितने हैं। कहाँ चला गया? आ गया। देखो क्या है, समझते थोड़ा सा इसको। कह रहा है क्या कि सर जो आपने भी दिखा रहा है, क्या दिखाया हम लोगों को, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है कुल वो कितने हैं, 7 हैं। पहला है मास, दूसरा कौन सा है, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और जितना भी चीज को हम मेजरमेंट करते हैं, जितना भी मापते हैं किसी भी चीज को, वो इसी 7 पे डिपेंड करता है, इसी 7 पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे आता है सर मास को मेजर करना है तो उसका यूनिट क्या है, यही बात अभी हम पढ़ रहे थे। फंडामेंटल यूनिट पहला मास के लिए क्या होता है, किलोग्राम, दिखाते क्या से सर इसको, केजी से। दूसरा लेंथ के लिए क्या होता है सर, मीटर, दिखाते क्या से इसको, एम से। टाइम के लिए क्या होता है, सेकंड, दिखाते क्या से इसको, एस से। इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है एम्पियर, दिखाते क्या से है, ए से। टेम्परेचर के लिए केल्विन, दिखाते हैं के से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए होता है कैंडेला, दिखाते हैं सीडी से। लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है मोल, दिखाते हैं एमओ, एल से। यही आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा कि ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और उसका सिंबल है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, और आगे हम बात करते हैं, जहाँ थे वहाँ पहुँचते हैं वापस से, और बात करते हैं सर आगे हम लोग फंडामेंटल यूनिट के बाद जो दूसरा आता है वो होता है हमारा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या है इसको समझते हैं। डिराइव यूनिट से जो डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स अपॉन, किस पे, फंडामेंटल यूनिट पे। वैसा यूनिट जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे सर, वही क्या कहलाता है हमारा, डिराइव यूनिट। हिंदी में इसको कहते हैं, ये आपका मूलभूत राशि है और ये आपका व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि क्या है, जो मूलभूत या आधारी पे निर्भर हो। आगे बात आता है सर जो डिपेंड कर रहा है इस पे, जैसे स्पीड का यूनिट क्या लिखते हैं सर, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर भी किस में आता है, मीटर भी आता है आपका फंडामेंटल में, और सेकेंड भी किस में आता है, फंडामेंटल में। जैसे लिखे हम लोग मान लो एक्सेलरेशन का क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर भी किस में आता है, फंडामेंटल में, और सेकेंड में किस में आता है, फंडामेंटल में। यानी कि जो हमारा डिराइव्ड यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट पे सर कंप्लीटली डिपेंड करता है। सर कुछ और मजेदार बात, 2 बात तो आपको मिलता है। तीसरा जो यूनिट है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोलते हैं बाबू, सप्लीमेंट्री यूनिट। इसको लोग पूरक मात्रक भी कहते हैं। पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है समझना है। सप्लीमेंट्री यूनिट में हम लोग बेसिकली एंगल का मेजरमेंट करते हैं सर। एंगल के मेजरमेंट में 2 तरह का एंगल होता है, एक होता है प्लेन एंगल। अगर एंगल प्लेन हो तो मापते हैं रेडियन के फॉर्म में, अगर सॉलिड एंगल हो मापते हैं स्टेरेडियन में। इसको क्या मापते हैं, इसको स्टेरेडियन। इसको याद रखेंगे, एंगल में प्लेन एंगल को रेडियन, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन। एंड द लास्ट यूनिट इज विच इज जनरली यूज्ड टू डिटरमाइन द लार्ज डिस्टेंसेस। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, अगर लंबा दूरी को मापना होगा तो प्रैक्टिकल यूनिट का उपयोग करते हैं हम लोग। सर प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन सा है, प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग 3 ठो यूज करेंगे बेसिकली। सबसे पहला को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट शॉर्ट में दिखाते हैं AU से, और 1 AU का वैल्यू अभी आपको बताया जाएगा। दूसरा होता है लाइट ईयर।
लाइट ईयर को दिखाते हैं एल वाई से, और 1 एल वाई का वैल्यू अभी आपको बताया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज पारसेक। पारसेक में 1 पारसेक का वैल्यू कितना होता है अब बता ही देते हैं, ध्यान समझेंगे बाबू। 1 AU का वैल्यू जो होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11 कितना होता है 1.496, 10 के पावर 11। एक लाइट ईयर का वैल्यू 9.46, 10 के पावर 15 यानी 15, इसका होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। इसको आप जरूर याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि पारसेक इज यूज्ड टू मेजर, पारसेक इज यूज्ड टू मेजर, पारसेक का उपयोग क्या चीज के मेजरमेंट में करते हैं, और हमारे पास 4 ऑप्शन रहेगा, मास का, टाइम का, लेंथ का कि इलेक्ट्रिक करंट का। तो याद रखेंगे पारसेक का लेंथ मेजरमेंट में यूज होता है, तीनों का तीनों लेंथ मेजरमेंट में यूज होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी आप बहुत सारे जब देखेंगे कि किसी सन से प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इस तरह का लंबा लंबा दूरी निकालने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं, लाइट ईयर का भी यूज करते हैं, और लंबा डिस्टेंस में पारसेक का भी यूज करते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। सर एक और बात हुआ है उसको बता ही दीजिए, यूनिट्स को लिखने से पहले हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ कुछ छोटा छोटा नियम है जिसका आप ध्यान रखेंगे बाबू, बढ़िया समझेंगे। पहला बात यह है कि यूनिट जब भी लिखेंगे पूरा नाम लिखना है किसी साइंटिस्ट का, तो जो आपका फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल रखना है, स्मॉलर। जैसे एम्पियर में छोटका ए से शुरू करना है, जैसे पूरा न्यूटन लिखना है तो छोटका एन से शुरू करना है। पूरा नाम लिखेंगे तो पहला लेटर को स्मॉल लिखेंगे। दूसरा जो नियम है याद रखना है कि कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, लिखने के बाद 5 kg फुल स्टॉप, ऐसा नहीं होता है। 5 मीटर फुल स्टॉप, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। अगला बात है कि कभी भी हमारा जो यूनिट है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 5 kg है तो 50 में केजीज हो जाएगा। एस या ईएस कभी भी लास्ट में, यूनिट्स के लास्ट में नहीं लगता है। 3 बातों का आप जरूर याद रखेंगे। 3 बात हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि इसका हम लोग प्रायः गलत यूज कर लेते हैं। ये था हमारा यूनिट, जो कि बहुत ही मजेदार बात हमने किया यूनिट के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक है कि सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कौन से हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कौन से हैं, बहुत ही आसान सा बात है। सिस्टम ऑफ यूनिट आप जानते भी हैं और नहीं जानते हैं तो आज जान भी जाएंगे, बहुत जल्द जानने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। आइए देखते हैं, बता दिया जाए सर कि सिस्टम ऑफ यूनिट जो आप बताने वाले हैं इसके बारे में हम लोग पहले कभी सुने भी हैं क्लास 9th में, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं, एकदम आराम से भूल चुके हैं। हमको पता है ये बात कि आप उसको भूल चुके हैं। चलिए देखते हैं, फिर समझते हैं क्या क्या है। सर हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट में, सिस्टम ऑफ यूनिट में 3 चीज का मेजरमेंट करते हैं। किसका किसका सर, लेंथ का, मास का और टाइम का। लेंथ, मास और टाइम, समझते हैं सर। सर सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहला सिस्टम जो था हमारा वो था सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में सी से होता है लेंथ के लिए सेंटीमीटर, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए जी से क्या हो जाएगा ग्राम, और एस से क्या होता है सेकंड। क्या क्या हो गया आपका, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। दूसरा है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस में एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। द लास्ट इज एम के एस सिस्टम। एम बोले तो मीटर, के बोले तो किलोग्राम और एस बोले तो सेकंड। समझना यही है सर कि तीनों यूनिट क्या क्या बता दिया जाए। पहले के समय में लोग जिसको जैसे मन वैसे ही माप देता था, कोई फिक्स नहीं था। कोई दूरी को बीता में नापता था, 4 बीता के है ये है, 5 बीता के है ये है। कोई दूरी को बोलता था 4 हाथ, 5 हाथ, बोलता था 50 कदम। यानी आपको बता दिया जाए 2 पोरसा पानी है। ये सब जो बताया जाता था 2 पोरसा पानी है, क्या 1 पोरसा में कितना होता है। एक बच्चा से पूछे 1 पोरसा में कितना होता है, बोला सर इसे हाथ उठाइएगा ना तो 1 पोरसा हो जाएगा। हम बोले अगर मान लो बौना है तो करा होकर हाथ उठेगा तो पता चला 4 फीट के होते, 1 पोरसा उतना ही हो जाएगा। तो ये फिक्स नहीं था। एक बीता, बड़ा हाथ बड़ा बीता, छोटा हाथ छोटा बीता। पहले का लोग अलग अलग तरह का मात्रक यूज करता था, लेकिन जो है बाद में लोगों ने तो उसको स्टैंडर्ड बनाया और 3 तरह का पैमाना लाया गया। सबसे पहले लाया गया सीजीएस। बोला लेंथ मापना है तो सेंटीमीटर में मापो, अगर मास मापना है तो ग्राम में, और टाइम मापना है तो सेकंड में, क्योंकि सी से होता है सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। याद रखेंगे। एफ बोले तो फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड। लेकिन सर लंबा लंबा दूरी मापना था, लोगों को फुट में मापने में परेशानी हो रहा था, तो स्टैंडर्ड लाया क्या, एम बोले तो मीटर, के बोले तो किलोग्राम और एस बोले तो सेकंड। बाद में क्या हुआ सर कि इसी यूनिट को, इसी एम के एस यूनिट को याद रखेंगे। ग्रीस में 1960 में इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट का
11th कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी 11th कॉन्फ्रेंस में जो है MKS सिस्टम को ही जो है वो एडॉप्ट कर लिया गया, मान लिया गया, क्या मान लिया गया? SI सिस्टम। याद रखेंगे इन 1960 ग्रीस में 11th कॉन्फ्रेंस हुआ था। 11th कॉन्फ्रेंस में जो है सभी लोगों ने, पूरा दुनिया के लोगों ने मान लिया कि MKS सिस्टम ही हमारा SI सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और SI सिस्टम के आधार पे जो आपके फिजिकल क्वांटिटीज जो देखे थे, जो उनके यूनिट्स थे, वही 7 यूनिट का हम लोग यूज करते हैं, जिसमें सप्लीमेंट्री यूनिट को बाद में ऐड किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। तो SI यूनिट पूछेगा क्या है, तो SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये जो है वो बाद में बनाया गया ताकि हर एक देश में एक तरह का पैमाना हो। अगर मेजरमेंट करना है तो सेम तरह का पैमाना हर जगह होना चाहिए, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अगर आपके इंडिया में होता है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पाकिस्तान, अमेरिका, श्रीलंका हर जगह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। डायमेंशन क्या होता है सर? डायमेंशन क्या है? यहां से ना इस चैप्टर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। सर डायमेंशन का डिफिनेशन समझने से पहले ही बता दीजिए कि कोई डायमेंशन का नाम लेगा तो दिमाग में क्या आना चाहिए। जैसे आप जाएंगे मिस्त्री के पास, बोलेंगे कि हमको घर बनवाना है, बोलेगा ठीक है बताइए कितना तल्ला, तो बोलेंगे 2 तल्ला। कितना रूम, तो बोलेंगे 10 कमरा बनाना है। पूछेगा कितना बाई कितना का, कितना बाई कितना, तो बोलेंगे 10 बाई 12। जो 10 बाई 12, 10 बाई 8, 12 बाई 12 जो बता रहे हैं ये उसका डायमेंशन हुआ। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हमको उसको मेजर करना है तो उसका डायमेंशन हमको पता होना चाहिए। सर डायमेंशन का जब भी कोई नाम ले, 90% केसेस में डायमेंशन मात्र 3 चीज पे डिपेंड करता है, M पे, L पे और T पे। M पे, L पे और T पे। M का मतलब आपका हो गया मास, जिसका यूनिट क्या होता है तो केजी। L का मतलब बोले तो लेंथ, यूनिट क्या होता है इसका मीटर। और T का मतलब हो गया टाइम, यूनिट क्या हो गया इसका सेकंड। यही 3 यूनिट होता है सर। कौन कौन सा? मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम, MLT, MLT 3 को याद रखो। 3 को समझ गए, मास, लेंथ, टाइम, तो 90% डायमेंशन इसी पे टिका हुआ है। सर सबसे पहले डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड यूनिट आर द पावर्स, 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 पावर्स। ये क्या होता है? पावर के फॉर्म में सर आप दिखाते हैं। M का पावर इतना, L का पावर इतना, T का पावर इतना। किसके लिए? तो फंडामेंटल यूनिट के लिए। कौन कौन सा? मास के लिए, लेंथ के लिए और टाइम के लिए। 3 बात पता है तो कोई परेशानी नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं सर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो इट इज एन एक्सप्रेशन which shows how and which of the fundamental units are required to represent the unit। ये दिखाता है कि कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट का आपने उपयोग किया है उसको डिराइव यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। सीधा सीधा यही समझिए सर, हमको ये टॉपिक समझ में कैसे आएगा, हमको अगर ये पता है कि मास का मेजरमेंट के लिए M का यूज करते हैं और यूनिट होता है केजी, लेंथ के मेजरमेंट के लिए L का यूज करते हैं, यूनिट होता है मीटर, और टाइम के मेजरमेंट के लिए T का यूज करते हैं और यूनिट होता है इसका बाबू सेकंड। 3 बात पता है तो आप बहुत सारे डायमेंशंस को बिल्कुल आराम से फाइंड कर सकते हैं। और न ही सिर्फ डायमेंशन के साथ साथ हम लोग बहुत सारे यूनिट्स को भी आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है सर, शुरू करिए और हम लोग कम से कम 4-5 एक तो धुआंधार एग्जाम्पल समझा दीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला अगर बोला जाए कि आपको एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और साथ साथ उसके यूनिट को भी बताना है, तो आप करेंगे क्या सर? एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने सबसे पहले बताते हैं एरिया निकालते कैसे सर? L इंटू बी से, लेंथ इंटू ब्रेथ से। लंबाई नापना है, इसमें किसका यूज करेंगे तो L का यूज करेंगे, बहुत बढ़िया बात है। सर ब्रेथ चौड़ाई मापना है तो क्या केजी का यूज करते हैं? मास का नहीं, के सेकेंड का नहीं, किसका? लेंथ का है, यानी कितना? L इंटू ए। सर डायमेंशन B और H नहीं जानता है, डायमेंशन 3 बार जानता है, M, L और T। तो यहाँ पे B और H नहीं कि सर ब्रेथ के लिए B होगा, हाइट के लिए H होगा, कुछ नहीं, लंबाई के रूप में ही नापते हैं। जैसे रूम का लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई कितना? 12 मीटर, तो मीटर में बताते हैं, तो मीटर बता रहे हैं मतलब क्या हो गया? M के फॉर्म में, और कितना हो गया? L का पावर 2। यही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। कहीं कहीं इसको ऐसे लिख दिया जाता है M का पावर 0, L का 2 और T का पावर 0, क्योंकि M और T नहीं है तो पावर कितना इसका हो गया? 0, 0। सर अगर इसका हमको यूनिट लिखना है, बगले में यूनिट लिखने में थोड़ा सिखा दिया जाए सर। तो एरिया जो है इसका क्या है? L का पावर 2, और L मतलब क्या होता है? लेंथ, और लेंथ को मापते क्या में है? मीटर में। तो क्योंकि L का पावर 2 है तो यूनिट कितना हो जाएगा? M का पावर 2 यानी मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाता है। ठीक है, आइए सेकंड नंबर में।
सेकेंड में सर एरिया नहीं, मान लीजिए अगर हमको वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर वॉल्यूम निकालने के लिए बेसिकली यूज करते हैं किसका हम लोग, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। लंबाई के लिए किसका यूज करते हैं उसमें से L का, तो चौड़ाई के लिए भी L का और ऊंचाई के लिए भी L का, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई को हम ना तो केजी में नाप सकते हैं ना सेकंड में नाप सकते हैं, मीटर में ही नापते हैं, तो सेम यूनिट का। L कितना हो जाएगा, L क्यूब, और इसी को अरेंज कर देंगे सर, m का पावर 0, l का पावर 3 और t का पावर कितना हो गया सर 0, ठीक है। अगर कोई पूछा इसका यूनिटवा बगल में बताते ही चलिए, तो l का पावर 3 है और l मतलब क्या, लेंथ क्या में नापते हैं, मीटर में, तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब, मीटर का पावर 3, m का पावर 3, ये इसका यूनिट हो गया सर, ठीक है। तीसरा समझते हैं बाबू आप, स्पीड का यूनिट क्या होता है। आपने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस और बाई कितना, टाइम। आपको डिस्टेंस मापना है, तीनों को बातें पढ़े हैं, एम एल टी, मास लेंथ टाइम। डिस्टेंस क्या में नाप सकते हैं, 10 kg नहीं, 15 मीटर, यस 15 मीटर नाप सकते हैं। तो मीटर किस में आता है, लेंथ में, तो एल बाई टाइम के लिए कितना, टी, कितना हो गया, एल टी का पावर -1, टी का पावर था नीचे प्लस ऊपर कितना हो जाएगा माइनस। अब इसका यूनिट बगल में देखते चलिए, इसका यूनिट देखते चलिए क्या होगा, बताइए। एल मतलब लेंथ का क्या होता है सर मीटर, टी मतलब टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो एम एस का पावर -1 यानी कि पर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और चौथा डायमेंशन का बात करते हैं। आपको भी हम बहुत सारे डायमेंशन सिखा देते हैं, बता देते हैं, फिर बाकी जो बचेगा आप उसको धीरे धीरे करते रहेंगे। नेक्स्ट इसे मान लीजिए वेलोसिटी का पूछा गया कि बता दो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, यूनिट क्या होता है। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उससे पहले आपको पता होगा कि वेलोसिटी सर होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो सर क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट नापना है, क्या केजी में, क्या सेकंड में, नहीं, किस में, लेंथ के लिए मीटर में, तो L बाई टी, तो L टी का पावर कितना हो गया -1, सेम। और अगर यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, एकदम यहीं से आ गया है, देख लो। मीटर किसके लिए सर, लेंथ के लिए, सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए, जो दिख रहा है उसी को लिख देना है वहां पे। पांचवा आता है सर एक्सेलरेशन। अभी आपको हम बहुत सारा ऐसा सिखा देते हैं, ध्यान से आप देख लीजिए, बहुत ईजी है। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, एक्सेलरेशन के बारे में आपने पढ़ाया है कि होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सर वेलोसिटी का डायमेंशन कितना आया है, देखिए तो L टी का पावर -1 और बाई टाइम का कितना हो जाता है, t, ये भी t जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा, L टी का पावर कितना -2, यही डायमेंशन होता है किसका, एक्सेलरेशन का। देखिए कैसे हुआ, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का कितना आया था सर, जस्ट देखिए अभी आया था एल टी इनवर्स बाय टाइम का कितना हो गया, टी, एल टी -2। और इसी को जब लिखेंगे यहाँ पे यूनिट इसका, तो यूनिट लेंथ के लिए क्या हो जाएगा सर, मीटर बटा टी का पावर -2 है, तो कितना हो जाएगा, सेकेंड का पावर भी कितना -2, क्योंकि टाइम का क्या होता है, यूनिट सेकेंड होता है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का ये बहुत ही वीवीआई है, अगर आप फोर्स के डायमेंशन को याद कर लेते हैं तो इसमें भी आपका लगभग 60 से 70% डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला में जो है फोर्स का यूज हमेशा होता है। सर फोर्स इक्वल टू हम लोग जब पढ़े थे तो पता चला था क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अजय मास को मापना है तो मास के लिए किसका यूज करते हैं, तो मास के लिए आपने पढ़ाया है 3 गो वर्ड है, एम एल टी, मास के लिए एम का, और एक्सेलरेशन के लिए भी जस्ट आया है कितना, एल टी -2, तो एम एल टी का पावर कितना -2। जब इसको एक साथ अरेंज कर देंगे क्या मिलेगा, एम एल और टी का पावर कितना -2, यही इसका हो गया डायमेंशन। सर इसका यूनिट कितना हो जाता है, यूनिट ध्यान समझिएगा, मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर और बटा पावर -2 इसलिए बटा लिख रहे हैं, बता कि नीचे आता है वैल्यू, टाइम के लिए क्या होता है सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को कहते हैं हम लोग कितना, न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है, यानी कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जो कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 7 नंबर में, कोई आपसे पूछ दिया, बताएं बाबू वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा सर, बढ़िया समझिएगा। वर्क इक्वल टू होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी आप जस्ट पढ़ाए हैं कितना, एम एल टी -2, एम एल टी -2, और इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लंबाई के रूप में, यानी कि एल से नापते हैं, तो हो गया एम एल का पावर 2 टी का पावर -2। एल का पावर 2 कैसे, यहाँ और यहाँ 2 था तो हो गया एल का पावर -2। अब यूनिट लिखना है सर, मीटर कितना, एम मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर और बटा टाइम के लिए कितना, सेकंड स्क्वायर, बटा कैसे, पावर क्योंकि -2 था। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जूल कहते हैं, ये हो गया जूल,
kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं। सर मान लीजिए हमको फोर्स का नहीं याद है, तो पहला बात तो बोले कि याद कर लो फोर्स का, और नहीं याद है तो फोर्स को और तोड़ो, मास इंटू एक्सेलरेशन में। जितना टूटेगा छोटा छोटा तोड़ोगे ना, तीनों के बात पे डिपेंड करेगा, मास पे, लेंथ पे और टाइम पे, उसका वैल्यू बैठा देना, मिल जाएगा। 7 हो चुका है। एक और देखो 8वां बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए पावर का निकालना है, पावर इक्वल टू क्या होता है सर, फोर्स बाय एरिया। कितना निकालते हैं, पावर वर्क बाय टाइम निकाल करेंगे ना, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो पावर कितना हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। वर्क का भी जस्ट आया कितना, ml स्क्वायर टी का पावर -2, और बाय टाइम के लिए टी कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर टी का पावर कितना हो जाएगा, -3। -2 ऑलरेडी था, ये भी टी के ऊपर पावर कितना हो गया, -1। इस तरह से हम लोग जो है बहुत सारे टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला को आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ चीज़ नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, मास लेस टाइम पे फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और उसके हेल्प से यूनिट भी आराम से निकाल सकते हैं। जैसे इसका मास के लिए kg, लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर, और टाइम के लिए पर सेकेंड क्यूब, क्योंकि पावर कितना था, 3 था, हो गया। ठीक है, तो ये है कुछ डायमेंशनल और डायमेंशनल फार्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, समझेंगे इसको आप। डायमेंशनल एनालिसिस कहता है क्या, अगर आप लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ मिलेगा, लेंथ में लेंथ घटाएंगे तो लेंथ मिलेगा। अगर LT का पावर -1 में प्लस माइनस LT का पावर -1 करेंगे तो LT का पावर -1 मिलेगा। सेम टर्म को जोड़े या सेम टर्म को घटाएं, सेम टर्म ही मिलता है। उसी तरह LT का पावर -2 में अगर हम LT के पावर -2 को जोड़ते या घटाते हैं तो LT का पावर -2 ही मिलता है। एग्जाम्पल है 5 kg में 2 kg घटा देंगे तो 3 kg मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर kg में से kg घटा तो kg खत्म हो गया, 3 kg मिलेगा। उसी तरह यहाँ क्या है, लेंथ में लेंथ जोड़ने पर लेंथ मिलता है, लेंथ में लेंथ घटाने पे भी लेंथ मिलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से आपको बताना है सर इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है। हम ना आपको यहाँ पे 1-2 इक्वेशन प्रूफ कर दे रहे हैं, समझ लीजिए शॉर्ट में, ठीक है ना, क्या क्या है। क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, फिर आप इसको देखेंगे, देखते देखते लगेगा 2 घंटा की वीडियो कैसे देखा जाए। तो बहुत ही हम कम समय में प्रयास किए हैं, थोड़ा फास्ट ही, लेकिन सारे बातों को समझा देने का। ठीक है, तो एक बार देखते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस। पहला कह रहा है अगर v = u + 80 को आपको प्रूफ करना है सर। कैसे करेंगे, इसी का हेल्प लेना है, बस इतना ही। लेंथ में लेंथ जोड़ने पे लेंथ मिलेगा, लेंथ में लेंथ घटाने पे लेंथ मिलेगा। LT इनवर्स सेम चीज को जोड़ेंगे तो सेम चीज, घटाएंगे तो सेम चीज। सबसे पहले बता दिया जाए सर कि इसमें जो भी यूज हुआ है, v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है। t तो टाइम है, टाइम के लिए t का यूज करते हैं। एक्सेलरेशन, a का मतलब एक्सेलरेशन, इसके लिए क्या पढ़े अभी, डायमेंशन कितना था, LT-2। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, LT-1। भी मतलब फाइनल इसका क्या पढ़े हैं, LT-1। सर कब पढ़े हैं, देख लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी पढ़े हैं ना अभी आप, वेलोसिटी पढ़े हैं ना। यहाँ पे क्या होता है वेलोसिटी का, इनिशियल चाहे फाइनल क्या होता है, LT-1। एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2। तो यही तो यहाँ पे यूज किए हैं, एक्सेलरेशन के लिए LT-2 और वेलोसिटी कितना, LT-1। ये प्रूफ करते हैं। बी मतलब फाइनल कितना हो गया, LT-1, तो LHS में हो गया LT-1। आइए RHS में कितना लाना देखिए ध्यान से। U का मतलब इनिशियल कितना है, LT-1, तो LT-1 प्लस एक्सेलरेशन कितना पड़े सर, LT-2। क्या लिखेंगे यहाँ पे, LT-2 और इनटू क्या है, टाइम के लिए कितना, T। तो हो गया सर, इधर का तो सेम है, इधर आइए, LT-1 लिखा हुआ है ऑलरेडी, और प्लस जब LT-2 है और यहाँ पे +1 है तो कितना भी हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होता है T से, तो -2 + 1 कितना, -1। और LT-1 2 बार जोड़ेंगे, सेम टर्म को जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, सेम टर्म मिलता है, यानी LT-1 ही मिल गया। यानी ये LHS और ये क्या है, RHS, दोनों क्या आ गया हमारा, सेम आ गया। उसी तरह अगर आप दूसरा वाला भी जोड़ेंगे, दूसरा इक्वेशन है S = UT + ½ AT²। इसको भी प्रूफ कर दे रहे हैं हम, ठीक है ना, 2 प्रूफ कर दे रहे हैं, देख लीजिए सर। S मतलब दूरी होता है और डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, L का, यानी लेंथ का। तो LHS में हमारा L है और RHS में भी सॉल्व करके L ही लाना है। क्या करेंगे सर, U लिखा हुआ, U के लिए आप पढ़ाए हैं LT-1, अभी तुरंत पढ़ाए थे, ताजा लिखा हुआ भी है। इनटू टाइम के लिए T प्लस 1/2 संख्या है, नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। आइए A लिखा हुआ है, A मतलब एक्सेलरेशन कितना, LT-2 और इनटू T² का क्या लिख देंगे, T²। यहाँ लिखेंगे सर, ये पता करना है कि सर LHS में अगर L है तो RHS में भी सॉल्व करके L तक पहुंचना है। देखिए ध्यान से, L आइए T का पावर में, यहाँ -1 और यहाँ +1 कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में था। यहाँ ये L T का पावर में -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0, यानी कितना मिलेगा, L + L, और जोड़ने पे क्या मिलता है, सिर्फ L। आप ऐसा पढ़ाए हैं कि L + L कितना मिलेगा हम लोगों को, L ही मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पावर जिसका 0 होता है वैल्यू खत्म हो गया, 1 हो गया, V 1 1, तो L + L कितना मिला, L, यानी LHS
और RHS को यहाँ से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम लोग डायमेंशंस को एक साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं तो क्या मिलता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है इसको समझेंगे आप। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसको ध्यान समझेंगे। ये कहता है कि अगर हम किसी भी फिजिकल रिलेशन को दिखाते हैं, गिवन फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट तब माना जाता है जब दोनों साइड LHS साइड में और RHS साइड में बराबर आ जाए। फिर से डायमेंशनली करेक्ट तब माना जाता है जब दोनों साइड में LHS में और RHS में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सर इस बात को हम समझ में आएगा ना जब आप एग्जाम्पल दीजिएगा थोड़ा बढ़िया तब समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला होता है N2 बराबर N1 ब्रैकेट में M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B, और तीसरा है T1 बाई T2 का पावर C। इसके हेल्प से हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आपको पता है, अभी बताया भी गया था आपको, देख लीजिए ध्यान से, छोटा सा बॉक्स बना देते हैं। MKS और ये क्या था, CGS। MKS में M का मतलब क्या था, तो मीटर था, और इसमें क्या था, तो सेंटीमीटर था। K से क्या था आपका, किलोग्राम था, तो इधर क्या था आपका, ग्राम था। और ऐसे क्या था, सेकंड था, या क्या था, सेकंड था। सर इसमें M1 M2 कौन है, तो ये M1 है मीटर और M2 है सेंटीमीटर। L1 L2 में पहला लेंथ कौन सा है, सॉरी M1 M2 मास था, मास में कौन सा पहला हो गया, किलोग्राम, दूसरा कौन सा हो गया, ग्राम। L1 L2 में पहला लेंथ है मीटर, दूसरा कौन सा, सेंटीमीटर। T1 T2 में पहला टाइम है सेकंड, दूसरा भी क्या है, सेकंड। कैसे एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं इसको समझना है। कह रहा है कि फोर्स जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2, अभी आपको पढ़ाया गया है, इसको कन्वर्ट करो CGS में, कि CGS में कितना होता है, क्योंकि इसका CGS यूनिट कितना होता है, डाइन होता है। फोर्स का CGS में पढ़ा होगा, डाइन होता है। फोर्स का न्यूटन हो गया आपका MKS यूनिट यानी SI यूनिट, और डाइन क्या होता है, इसका CGS यूनिट। बताना है कि क्या होता है, आप इसको देखें कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। सर यहाँ पे M का पावर A हो गया, यानी A का वैल्यू कितना है, M का पावर यानी 1 है। L का वैल्यू कितना है, 1 है, सॉरी L के वैल्यू क्या बोलते हैं, B, और C का वैल्यू कितना है, -2। सर ABC आया कहाँ से, आप देखिए ना, ABC कौन है, M के पावर को A बोलते हैं, L के पावर को B बोलते हैं, और T के पावर को C बोलते हैं। तो यहाँ पे सर M का पावर कितना था, फोर्स का 1 है, L का भी 1 है, T कितना है, -2 है। अब कन्वर्ट करना है इसको CGS में, तो आइए सर N2 बराबर, आपका जो फॉर्मूला कहता है N1 बाहर रहेगा। N1 मतलब कितना से, तो एक में पूछ रहा कितना, एक CGS में बदलिए, एक MKS मात्रा को एक CGS बदलिए, यानी N1 कितना हो गया, 1। M1 बाई M2 में पहला मास, MKS का पहला मास, MKS का पहला मास, और MKS का पहला मास किस में होता है, kg में, तो हो गया सर 1 kg बटा M2 मतलब दूसरा मास किस में बदलना है, तो CGS में G मतलब क्या होता है, ग्राम, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, ग्राम। आइए प्लस, और इसका पावर कितना, इसका पावर हो गया A, और A मतलब कितना है, तो 1 लिख दिया। आइए सर यहाँ पे L1 बाई L2 में पहला लेंथ किस चीज में, पहला लेंथ MKS में हो गया आपका मीटर में, तो 1 मीटर, बाई दूसरा लेंथ किस में, C मतलब सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का पावर कितना, B कितना है, 1 है, तो 1 प्लस लास्ट में ये सर T1 बाई T2, ऐसे मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई का साइन ऊपर दिए है, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। लास्ट में T1 बाई T2 में ऊपर भी 1 सेकेंड, और नीचे भी कितना, 1 सेकेंड, और पावर कितना हो गया, -2। कन्वर्ट करना है कि एक न्यूटन में जो कि MKS मात्रक होता है कितना CGS मात्रक होता है। तो N2 बराबर 1 तो छोड़ दिए, 1 kg को बदलेंगे ग्राम में, तो 1000 ग्राम बटा नीचे 1 ग्राम का पावर कितना था, 1 इंटू 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, बाई नीचे कितना, 1 सेंटीमीटर, पावर कितना था, B कितना है आपका 1, और इंटू 1 सेकेंड में 1 सेकेंडे होता है, नीचे भी 1 सेकेंड ही हो गया, पावर कितना है, -2। सर यहाँ ग्राम से ग्राम कट गया, और सेंटीमीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, तो मिला क्या हम लोगों को, N2 बराबर 1 बाहर ये है, यहाँ कितना है, 1000 गुना यहाँ पे कितना है, 100, और 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 ही मिलेगा, तो मिला यहाँ से कितना आपको, N2 बराबर 3 0 यहाँ 2 0 यहाँ कितना, 10 के पावर 5, यानी बता दिया जाए आपको कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। न्यूटन हो गया इसका MKS मात्रक यानी SI मात्रक, और डाइन क्या हो गया इसका, CGS मात्रक। हमने क्या किया है, MKS से CGS में बदला है, किसके हेल्प से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से, जो कि कहता है कि डायमेंशनली जो है जो दोनों साइड का है वो इक्वल होता है डायमेंशन, ठीक है, LHS का भी और RHS का भी। उसी के हेल्प से फॉर्मूला मिला था हम लोग को N2 = N1, और इसको आप फॉर्मूला बढ़िया से देख लेंगे, इसी के हेल्प से बनाया गया है। M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B, और T1 T2 का पावर C। आप इसको देख लीजिए, छोटा कर दे रहे हैं, आप इसको चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं, ये आपका डेफिनेशन था। और इसके बाद जो है सारा बात यहाँ पे एक एक करके धीरे धीरे हमने बताया है।
आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह से आप 1 जूल को कितना अर्ग होता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेना है और उसको कन्वर्ट कर लेना है, आराम से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बाबू ये खत्म हो गया टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद इसका राउंडिंग ऑफ बता देंगे, ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे टॉपिक को एक एक करके डिस्कस कर लिया है। आपको याद होगा जो पहला का सिलेबस था उसमें इस चैप्टर में एरर भी पढ़ना था, एरर क्या होता है, और मेजरमेंट ऑफ लेंथ था अलग अलग मेथड से। एक था पैरालैक्स मेथड, पैरालैक्स मेथड के बारे में आपने सुना होगा, हम समझा देते शॉर्ट में 1 मिनट में। क्या होता है जब हम इस तरह से किसी वस्तु को रखते हैं और विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड, अगर एक आंख बंद करके देखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, और जब ये आंख चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने स्थान से शिफ्ट कर जाता है। ऑब्जेक्ट के जो लैटरल शिफ्टिंग है उसी को हम लोग जो बोलते हैं पैरालैक्स मेथड, ठीक है। और यही पैरालैक्स मेथड के बारे में पहले पढ़ना था, लेकिन जो अभी नया सिलेबस आया है, जो नया बुक आया एनसीईआरटी का, उसमें थोड़ा सा हटा दिया गया, तो बहुत टफ टॉपिक नहीं है, आप उसको देख लेंगे समझ में आ जाएगा। सर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर का हिंदी मतलब होता है सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या है इसको बढ़िया समझेंगे। सार्थक अंक के लिए आपको कुछ कुछ रूल्स याद रखना होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ रूल्स समझ जाएंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल पहला कहता क्या है कि ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जितना भी नॉन जीरो है सब सिग्निफिकेंट होता है। सर नॉन जीरो बोले तो जो जीरो नहीं है, जैसे कोई पूछेगा बताओ 2 3 4 5 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो पहचानो 1 2 3 और 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 9 9 9 9 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3 4, कितना है 4 है। अगर जीरो नहीं है तो सारा का सारा सिग्निफिकेंट कहलाता है, ये पहला रूल कहता है। सेकेंड रूल क्या कहता है, कह रहा है ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो के बीच में जितना भी जीरो है सब सिग्निफिकेंट होता है। सब का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। जैसे 5 0 4 0 0 1, तो 5 4 1 तो सिग्निफिकेंट है, ये है, लेकिन ई जीरो है कि नहीं तो कैसे चेक करेंगे, तो 2 नॉन जीरो के बीच में है। ई 2 जीरो है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, 2 नॉन जीरो के बीच में है। अगर 2 नॉन जीरो के बीच में है तो ये भी सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, इसमें टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगला आता है 7 0 0 0 1। 7 1 तो है ही है क्योंकि नॉन जीरो है। जीरो है कि नहीं, तो हाँ 1 2 3 0, तीनों जीरो है क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में है। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 वो है। थर्ड रूल कहता है क्या कि जितना जीरो है, अगर जीरो स्टार्टिंग में ही लग जाए, अगर नॉन जीरो के, बढ़िया समझ लो, समझ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन जीरो के अगर स्टार्टिंग में ही जीरो लग जाता है, स्टार्टिंग मतलब शुरू में ही, तो वो जो होता है सिग्निफिकेंट नहीं होता है, यानी कि नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे समझिएगा। सर कैसे 0 0 5 0 0 1 क्या होगा कि नहीं होगा, तो देखो ये 2 जीरो के पहले कोई अगर नॉन जीरो रहता, कोई संख्या रहता 1 2 3 4 5, तो ये हो जाता, लेकिन स्टार्टिंग में है, एक तरफ तो नॉन जीरो, एक तरफ नहीं है, खाली है, तो ये नहीं होगा। 5 तो है, 1 तो है, 2 जीरो है कि नहीं, क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो ये भी होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, 1 2 3 4, इसमें कितना हो गया 4 ठो। अगला ये 0 5 0 1 0 1 0 0 1, इसमें क्या है, स्टार्टिंग वाला नहीं है, ये है क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में, ये भी क्योंकि और ये भी क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8, एडवाइस में 8 हुआ है। समझेंगे इसको, बहुत आसान है। लास्ट आता है, अगला आता है रूल, वो कहता है कि जितना भी 10 का पावर है, जितना भी 10 का पावर है आर नॉट सिग्निफिकेंट, जितना भी 10 का पावर है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे लिखा हुआ है सर 3 4 6 इंटू 10 का पावर 8, 10 का पावर 8 सिग्निफिकेंट नहीं है, क्या वैसे इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट है। अगला कह रहा है 2 4 5 7 7 इंटू 10 का पावर -11, ये 10 का पावर नहीं होगा सिग्निफिकेंट, कितना होगा सिर्फ 1 2 3 4 5, इसमें कुल सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिर्फ 5 होगा, ठीक है। अगला आता है क्या, अगला रूल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया समझिएगा। भी आई है ये क्या कहता है सर, ये कहता है कि अगर लास्ट डिजिट 0 हो, लास्ट डिजिट 0 हो और आफ्टर डेसिमल हो, डेसिमल के बाद भी हो और 0 हो लास्ट डिजिट, तो वो नॉन जीरो में काउंट होता है, वो सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। जैसे 0.500700, इसमें सिग्निफिकेंट कैट हो है सर। इसमें देखिए तो ये 2 जीरो तो होगा क्योंकि नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में है,
अब ये सबसे लास्ट में जीरो है, यानी कि एंडिंग जीरो का कहानी है, इसको बोलते हैं एंडिंग जीरो का कहानी। अब लास्ट जीरो है तो उससे पहले जितना है सब सिग्निफिकेंट, यानी 1 2 3 4 5 6, इसमें सिग्निफिकेंट कितना है 6 है। अगला कह रहा है सर 0.005700, इतना ही लिखा हुआ है सिर्फ, तो क्या होगा, ये डेसिमल नहीं है, बस ऐसे ही दे दिए हैं, 00 है। तो ये लास्ट जीरो चेक करो, एंडिंग जीरो है, सबसे लास्ट में जीरो है और डेसिमल के बाद भी है, लेकिन ये दोनों जीरो जो है डेसिमल से पहले ही पड़ जा रहा है, कोई सिग्निफिकेंट नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। लास्ट जीरो है तो 1 2 3 4, यानी कितना इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। तो ये हमारा कुछ बेसिक सा रूल था सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, जिसको हम लोगों ने आपके सामने बताया है। आप इसको समझ लें, आप इसको एक बार जो है चाहें तो इसको आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं। ये बहुत ही टफ टॉपिक ही नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। आप इसको सिर्फ इसको एक बार लिख लेंगे, देख लेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है हम लोगों ने बहुत सारे आसान फॉर्मूला का उपयोग किया है। और यहाँ पे देखेंगे फॉलोइंग जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल्स लिखा हुआ है। आप इसको चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ पे 5 रूल को हमने लिख दिया है। अगर आप बहुत स्पीड में हम आपको बता दिए हों तो आप इसको धीरे धीरे आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसको रूल्स को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी आपको 5 रूल बताए थे वही 5 रूल यहाँ पे लिखा गया है। एक रूल जो छठा ये है कि कोई भी एग्जैक्ट नंबर जो होता है, जैसे पाई का वैल्यू 3.14, वो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का संख्या इनफाइनाइट होता है, जिसका वैल्यू फिक्स हो चुका है। जैसे कोई भी चीज़ हम बोलेंगे 5 बनानास, तो 5 अगर हम 5 बनानास बता दिए आपको, अगर हम संख्या फिक्स बता रहे हैं और बता रहे हैं उसके बारे में कुछ, तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं, यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या इनफाइनाइट होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये था आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, उसका कुछ बेसिक सा रूल्स, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। 5 बात याद रखेंगे जो जिसमें बताया गया है। पहला कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जितना भी नॉन जीरो है सारा सिग्निफिकेंट होता है। दूसरा बात आता है कि इसमें जितना भी जीरो है अगर 2 नॉन जीरो के बीच में आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। बहुत ही खतरनाक राइटिंग में लिखे हैं, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी लिख दिया गया है। आप इसको समझे बातों को, राइटिंग पे ना जाएं, ठीक है, आप उसको बढ़िया से घर पे लिख लीजिएगा अच्छे राइटिंग में। तीसरा है कि अगर स्टार्टिंग में ही जीरो मिल जाता है आपको तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट करें कि जितना भी 10 का पावर लिखेंगे, 10 का पावर लिखेंगे, वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता है। लास्ट करें अगर एंडिंग जीरो है तो देखते हैं कि लास्ट जीरो है और डेसिमल के बाद अगर है तो उससे पहले का सारा जीरो होता है। और इसके बाद का छठा पॉइंट आपको बता दिया गया कि जो भी कांस्टेंट संख्या है, निश्चित संख्या है, निश्चित मान है, वो सारा का सारा जो है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का संख्या इनफाइनाइट होता है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है। किताब देखेंगे आप तो इसके टॉपिक ये भी मिलेगा, राउंडिंग ऑफ क्या है। राउंडिंग ऑफ का मतलब समझ सकते हैं, मोटा मोटी नहीं कहते हैं, डेसिमल के बाद 3-4 अंक लिख दिए हैं तो बताओ मोटा मोटी कितना हो जाएगा। यहाँ समझेंगे इसको। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है सर 2.41, 2.43 और 2.37, ठीक है, 2.34 ये लिखा हुआ है। कोई पूछेगा आपको, वो बोलेगा कि लिखा हुआ तो 3 डिजिट में है, इसको तुम राउंडिंग ऑफ करके 2 डिजिट में बदल दो। राउंडिंग ऑफ करो और इसको 2 डिजिट में बदल दो। सबसे पहला बात एक समझेंगे आप कि डेसिमल के बाद वाले संख्या को ही हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। डेसिमल के पहले वाला जो संख्या होता है वो एक्यूरेट संख्या कहलाता है, और एक्यूरेट संख्या में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई राउंडिंग ऑफ नहीं होता है, हमेशा राउंडिंग ऑफ डेसिमल के बाद वाले में होता है। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट 2 डिजिट है, इसको 1 में बदलना है। क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। डेसिमल के बाद अगर है तो सबसे लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। अगर 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा है तो जो डिजिट है वही रह जाता है, यानी 2.4 रह जाएगा, 2.4 रह जाएगा, ये 2.3 ही रह जाएगा क्योंकि 5 से छोटा है। अगर 5 से बड़ा है 2.46 लिखा हुआ है, 2.76 लिखा हुआ है, 3 कितना 8 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे। अगर 5 से बड़ा है तो ये वाला 1 बढ़ जाता है, यानी 2.5, ये 2.8, ये 3.9, ठीक है। इस तरह से 5 से छोटा है तो एज यूजुअल रह जाएगा, और अगर 5 से बड़ा है लास्ट डिजिट तो 1 बढ़ा देते हैं। सर अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो क्या करते हैं, लास्ट में ना बड़ा हो ना छोटा हो, अगर डिजिट 5 रहे तो क्या करते हैं। सर अगर लास्ट वाला 5 रहता है तो बात पे ध्यान देते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पहला जैसे 2.45, 3.65, 4.75 और मान लीजिए हो गया 5.32, इस तरह से। तो अगर लास्ट में 5, तो अगर लास्ट में 5 है सब में तो ना 5 से छोटा है ना 5 से बड़ा है, तब क्या करते हैं, इसके जस्ट पहले वाले को चेक करते हैं। इसको अगर ये इवन है तो एज यूजुअल रह जाएगा, इवन है तो एज यूजुअल बोले तो 2.4 का 2.4 ही रह जाएगा। 2.6 में 6 इवन है तो ये 3.6 ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऑड है तो 1 बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, 1 इसमें बढ़ा देते हैं,
बढ़ा देता है, मान के चलो बढ़ा देता है, एक बढ़ा देना है। कैसे? 4.7 है, लास्ट में 5 है तो 5 में तो कुछ करेंगे नहीं, इसको चेक करो ऑड है कि इवन, ऑड है कि इवन, अगर ऑड है तो एक बढ़ा दो 4.8, 4.8 7 से बढ़ के 8, 3 ऑड है कि इवन, ऑड है तो क्या हो जाएगा 5.4। चेक करते हैं लास्ट में अगर 5 है तो उससे एक पहले वाला, अगर इवन है तो एज यूजुअल छोड़ देते हैं, और अगर ऑड है तो एक उसमें क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। बस समझ में आया? ये था आपका 2 डिजिट का राउंडिंग ऑफ, जिसके बारे में आपकी किताब में दिया गया है। इसको बढ़िया से देख लेंगे, समझ लेंगे, बहुत ही आसान सा टॉपिक था। तो हम अब जो है लगभग प्रयास किए हैं कि इस पूरे इतना देर में सारे टॉपिक को कवर कर लिया जाए, और हमने कवर करने का प्रयास किया भी है, लगभग कवर किया भी है। अगर आप इस वीडियो को बढ़िया से पूरा देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, तो आपको लगभग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं जिसमें हम इस चैप्टर का MCQ यानी कि शॉर्ट रिवीजन कराएंगे, MCQ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अब तक के लिए आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक कमेंट आप जरूर किया करें, कमेंट के माध्यम से हमको बताया करें कि कितना आपको समझ में आता है, कोई परेशानी है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो कैसा दिक्कत है, ताकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करने का प्रयास जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे हम। जय हिंद, जय भारत।